हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी का। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपके स्कूल टेस्ट या एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपको कम लगते हैं और भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ सकते हो, पर इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड सिक्योरिटी के कितने डायमेंशंस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। तो हमें 3 डायमेंशंस हमने पढ़ा था। पहला पढ़ा था हमने अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड हो हमारे आसपास अवेलेबल होना चाहिए। एसेसिबिलिटी, हम तक पहुँचो, पता चला अवेलेबल है लेकिन 50 किलोमीटर दूर हो, तो इतनी दूरी भी ठीक नहीं, हमारे नियर बाई हो। थर्ड चीज़ क्या होती है, चलो नियर बाई आपके आ भी गया लेकिन आप उसे अफोर्ड भी कर पाओ, पता चलो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा महंगा है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अवेलेबल होना ज़रूरी है, एसेसिबिलिटी होना ज़रूरी है और अफोर्डेबिलिटी होना ज़रूर, हमारे पास सफिशेंट मनी हो कि हम उसको खरीद पाएँ। ये 3 चीज़ें आपको होनी चाहिए। अब इसको केवल आपको लिखना ही नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बस हो गया, आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये तो की पॉइंट्स है, ताकि आप लोगों को ये होना चाहिए कि ये तो लिखना ही लिखना है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर की जाती है। तो पहला चीज़ आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, हमारे देश के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से देश के अंदर अनाज का पैदावार बहुत ज़्यादा हुआ। इसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी उपयोग हुई, नई मशीनरी का उपयोग किए गए और इसी वजह से हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ अनाजों का, तो एक सेल्फ सफिशिएंट हम बन गए इस तरीके से। दूसरी चीज़, हम बफर स्टॉक भी रख के चल रहे हैं ताकि फ्यूचर की नीड्स को हम क्लियर कर पाएँ। जैसे कि हम चीज़ें, कुछ अनाज हम ऑलरेडी बचा के रख रखे हैं, कल को कहीं पे अनाज नहीं हो पाता, कहीं पे बारिश ज़्यादा या कम होने की वजह से, कुछ भी रीज़न होने की वजह से अनाज वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता, तो उस फूड को अगर हम स्टॉक में रखे रहेंगे तो तब हम उसका उपयोग कर पाएंगे इस तरीके से। दूसरी चीज़, हम प्लान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ला रहे हैं, जैसे कि पीडीएस है, कि हम अपने सही तरीके से फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना चाहिए उस हिसाब से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ताकि हर कोई पर्सन है वो फूड सिक्योर हो सके, इनसिक्योर ना रहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है एमएसपी क्या और ये किस तरीके से फूड सिक्योरिटी के लिए हेल्प करता है। तो एफसी जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया है वो निकालती है। बेसिकली कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी डिक्लेयर करती है। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये होता क्या है ये समझो, ये किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम फूड सिक्योरिटी को इन्हेंस करने में मदद करती है। होता क्या है कि एमएसपी एक रेट होता है, जैसे आप फार्मर हो, अगर आप अनाज ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये तो रहेगा ना कि अनाज कल को मैं ग्रो करके मार्केट में बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर गवर्नमेंट मार्केट में पहले बाद में रेट बताए, क्लियर, तो आपको एक डाउट रहेगा, आपको शक रहेगा, क्या पता चले इतना मैं पैसा लगा रहा हूँ, कल को रेट मुझे अच्छा खासा नहीं मिला तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एमएसपी यही होता है कि गवर्नमेंट ये बता देती है कि हम आपको कम से कम इतने रेट पर आपसे ये अनाज खरीदेंगे। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर बुरी सी बुरी कंडीशन रही तो हम इतने ही रेट पर आपका खरीद पाएंगे। तो एक फार्मर को इससे अंदाज़ा लग पाता है कि मैं अगर मेरा इस रेट पे भी अगर बिका, कम से कम इस रेट पर भी बिका, तो मेरा फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, या मुझे ग्रो करनी चाहिए नहीं ग्रो करनी चाहिए, इससे एक आइडिया मिल जाता है। और इससे फिर फार्मर सही तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर कर पैसा लगा के फूड को ग्रो करेगा। क्लियर? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं जो मैंने अभी आपको समझाया, इन्हीं 3 पॉइंट्स में इसी चीज़ को बताया गया है। आया ना इतनी चीज़ें? ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन जो रेवोल्यूशन है उसका फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ा है। तो सबसे अच्छी चीज़ हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की ये रही है कि एक समय ऐसा था कि भारत देश के अंदर भारत देश के अंदर लोग सबसे ज़्यादा खेती ही किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी फार्मिंग जो है वो होती नहीं थी हमसे, हमें बाहरी देशों से अनाज लेना पड़ता था। तो ये सोच सकते हो कितनी बुरी बात थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, नए मॉडर्न टेक्निक्स, इनपुट्स की वजह से क्या हुआ,
अब हम बदल गए और अब ऐसा समय हमारा आ गया कि अब हम दूसरों को अनाज प्रोवाइड करवाते हैं, यानी हम क्या बन गए, सेल्फ सफिशिएंट बन गए क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में। दूसरी चीज़ क्या हुई कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें इस चीज़ का डर बिल्कुल भी नहीं रहा कि अगर एडवर्स वेदर कंडीशन हो तब हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अनाज तो है नहीं। अब अनाज जितना हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, कल को अनाज क्लैमिटी की वजह से, नेचर की वजह से ख़राब हो गया तो और दिक्कत। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास इतना स्टॉक में रखे रहते हैं कि कल को अगर मौसम की वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से अनाज ख़राब हो भी गया तो हमें इतना स्टॉक है कि हम मैनेज कर ले जाएंगे, अनाज के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है कि इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा इसी खेत में हम जितना पहले क्रॉप उगाते थे, ग्रो करते थे, उतनी ही ज़मीन पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से खेत उतना ही है लेकिन प्रोडक्शन, अनाज की जो पैदावार है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। जैसे पहले मान लेते हैं 7 बोरियां निकल रही हैं उस ज़मीन से करके, लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उतनी ही ज़मीन पे 10, 12, 15 बोरियां निकल रही हैं। तो ये फ़ायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्लियर है। हालांकि ये चीज़ अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अनाज हमारे पास अभी भी है बहुत सारा, लेकिन अभी भी भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनको अनाज प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो कुछ डिफरेंसेस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसकी चीज़ें बताओ, उसके बारे में बताओ। तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ 3 चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहला ये है कि जो एफसीआई है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और सेक्शन, हमारी सोसाइटी के जो भी सेक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि अनाज मिलने से लोगों का डेवलपमेंट होता है, लोग डेवलप होते हैं, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, हेल्थ अच्छा होने लग जाता है, काम में मन लगता है, पैसा मिलने लग जाता है। तो ये एक कड़ी की तरह चलता रहता है ना, चेन की तरह। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है लगभग 4.6 लाख शॉप खोले गए, अब तो बढ़ भी गया होगा पीडीएस सिस्टम के तहत, जिससे हर एक कोने तक लोगों के पास अनाज की सुविधा हो कम से कम रेट पर। क्लियर, एसेसिबिलिटी वाला। थर्ड चीज़ क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स है वो राशन कार्ड के थ्रू दिया जाता है और समय समय पर इसमें चेंज किया जाता है। अब राशन कार्ड क्या होता है, आप उसके लिए ऐसा है जैसे आपको फेयर प्राइस शॉप जानते हो या राशन की दुकानें आप जानते होगे, जहाँ से एक कार्ड होता है, उस कार्ड के थ्रू वहाँ पे आपको एक चीपर रेट्स पे आपको अनाज दिया जाता है। क्लियर, क्योंकि आपके पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको पेट भर के खाना दे, वो जितनी आपकी न्यूट्रिशन लेवल चाहिए आपको उतना तो वो आपको खाना दे। इसी के चलते ये शॉप्स खोली गई। इन शॉप्स पे आपको राशन कार्ड बनाना पड़ेगा और आप जाके अनाज यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कुछ ही चीज़ें मिलती है, तेल साबुन वगैरह नहीं मिलता यहाँ पे, आपको फूड से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आपको यहाँ पे गेहूँ मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे, चीनी मिल जाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती है। अगला क्या होता है कि हमें बफर स्टॉक को मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बफर स्टॉक को मेंटेन करने की, क्योंकि अगर बफर स्टॉक ही हम मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो कल को कोई फूड हमारा अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप कोई अच्छी नहीं हो, तो हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे ना। तो इसी वजह से बफर स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है एक्स्ट्रा हमें, कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम एक्स्ट्रा फूड हम अपने पास अनाज हम रखे रहते हैं, ताकि कल को अनाज अगर अच्छा ना हो तो हम उस अनाजों का उपयोग कर सकते हैं अपने बुरे सिचुएशन में। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर। अगला क्या होता है कि किस तरीके से जो क्लैमिटी है वो फूड सिक्योरिटी को इम्पेक्ट करती है। बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि फूड सिक्योरिटी क्लैमिटी कैसे इफेक्ट कर देती है। सबसे इसका एक सीक्वेंस चलता है, जैसे क्लैमिटी आई, सूखा पड़ा, बारिश हो गई, तो होता क्या है कि क्रॉप के जो प्राइजेस हैं वो क्रॉप हुई नहीं तो क्रॉप के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि फूड हुआ ही नहीं। हमें पता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रोडक्ट कम रहेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। जैसे ये पेन है, अगर इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है लेकिन है ये एक ही, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब क्लैमिटी होता है तो अनाज कम पड़ जाता है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, इसी वजह से क्या होता है कि फूड जो होता है, अनाज होता है वो महंगा हो जाता है। तो
वो लोग तो चलो जिनके पास पैसा वो तो अनाज खरीद लेंगे महंगे पे भी, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो लोग अनाज कहाँ से खरीद पाएंगे? उनको बहुत ही ज़्यादा डिप होने लगेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि उनको स्टार्वेशन होने लगेगा। स्टार्वेशन का मतलब क्या होने लगेगा? उनको भूखे सोना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा कई दिनों तक, कई महीनों तक। अगर ये लंबे समय तक उनको भूखा रहना पड़ा तो वही चीज़ क्या हो जाते हैं, फेमाइन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अगर आप कुछ समय के लिए भूखे रह रहे हो तो स्टार्वेशन, लेकिन यही भूखापन आप एक लंबे समय तक आपकी सोसाइटी ने फेस किया तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? फेमाइन का नाम हम दे देते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बीमारियां लगने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आप वर्क नहीं कर पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फूड सिक्योरिटी अगर इंश्योर ना हो तो। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किस तरीके से फूड को सिक्योर करके रखते हैं। तो जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वो लो प्राइस शॉप्स खोलते हैं ताकि वहाँ पे लोग ग्रेन है या फिर दूध वगैरह चीज़ें ले सके। अब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मदर डेयरी है, वो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे आपको कम रेट पर दूध दिया जाता है और कम रेट पर आपको यहाँ पर वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, सब्जियाँ वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। और साथ ही साथ कुछ बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि हम जो एग्रीकल्चर जो बहुत ही ज़्यादा उतना फर्टाइल नहीं है, उस कच्ची ज़मीन या उस खराब ज़मीन पे भी हम प्रोडक्शन किया जा सके। ग्रामीण ग्रेन बैंक खोला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर किसी को अनाज चाहिए होता है तो वहाँ से वो अनाज वगैरह ले सकता है। साथ ही साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग खुद से ही चीज़ों पे वर्क कर सकें। जैसे कि खुद ही वो लोग, जैसे ऊषा करके एक बहुत चल रहा है कि ऊषा में क्या होता है कि सिलाई मशीन लोगों को घर 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 जाके सिखाया जा रहा है गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि वो लोग खुद ही अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद ही पैसे को जनरेट कर सके। इसी तरीके से बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाई जाती हैं ताकि अगर उनको स्किल दे देना भी फूड देने जैसा ही है, क्योंकि उनको स्किल्स दे दोगे तो वो काबिल हो जाएंगे कि पैसा कमा के अपने फूड को मैनेज कर पाएंगे। ये इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, फूड ग्रेन के लिए? तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे अपने वर्क किया, 5 सालों के लिए हमने प्लान बनाया कि एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव काफ़ी किया है, अपने एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको इम्प्रूव किया, मतलब ऐसी ज़मीन जो खाली पड़ी रहती थी तो उस पर हम खेती करने लगे हैं। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है अपने देश को, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पे हमने फोकस किया है। हम मशीन्स, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को रेवोल्यूनाइज्ड कर रहे हैं, यानी इसको इस तरक्की कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उस पर उतना ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं। क्लियर? कुछ 5 फूड प्रोग्राम्स बताने हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकर में है। तो मिड डे मील स्कीम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, AAY, APY और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030, इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन मुझे कर दो। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इन स्कीम्स में ना एक एक दो दो लाइन आपको याद करनी है। अब मिड डे मील स्कीम लिख के मत आ जाना, अगर लॉन्ग में आ गया तो दिक्कत आ जाएगा। आप मिड डे मील स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हो, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हो। क्लियर? इनकी लाइन 2-2 3-3 लाइन ज़रूर याद कर लेना इस टॉपिक की। इसी के साथ अपनी जो वीडियो होती है वो ख़त्म होती है। इस इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, शॉर्ट में हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाऊं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनी है, तो आप उनको भी देखिए और अपने टॉपिक और सिलेबस को फटाफट कवर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।